बड़ी मछलियां रहती थीं। वो एक दूसरे से एकदम अलग थीं, पर आपस में गहरी दोस्त थीं। उनमें से एक बहुत बुद्धिमान थी और कोई काम करने से पहले अच्छी तरह सोचती थी। दूसरी मछली समझदार, चालाक और हमेशा खुश रहने वाली। तीसरी मछली भाग्य को मानती थी। उसे विश्वास था कि भविष्य कोई नहीं बदल सकता, जो होना है वो होगा ही। एक दिन पहली मछली ने अपनी दोस्तों से कहा कि पानी में खेलते समय उसने कुछ मछुआरों को बात करते हुए सुना है। वो कितनी बड़ी और सुंदर मछली है। आज ये मछुआरे फिर से आ गए। हाँ, लगता है ये झील बड़ी मछलियों से भरी हुई है। कल यहाँ मछली पकड़ने आएंगे। तीनों मछलियां जान गईं कि उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी खत्म हुई। उन्हें फैसला करना था। पहली मछली मछुआरों के आने से पहले ही झील छोड़ देना चाहती थी। हमें उस नहर के रास्ते दूसरी झील में चलना चाहिए। मुझे तो इसका विश्वास नहीं होता। अपने बचाव का दूसरा रास्ता ढूंढती हूँ। मैं यहाँ पैदा हुई और हमेशा से यही रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब जो होना है वो तो होगा ही। पहली बुद्धिमान मछली ने झील छोड़ दी। तो जब अगले दिन मछुआरे आए, उन्होंने दूसरी मछलियों के साथ बाकी दोनों मछलियों को भी पकड़ लिया। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मैं मरने का नाटक करूंगी तो वो मुझे वापस फेंक देंगे। मछुआरों ने मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी फेंक दिया। वो किसी तरह उछलती हुई झील तक पहुंची और पानी में कूद गई। यही मेरा भाग्य है। मैं और अब क्या कर सकती हूँ? तीसरी मछली जाल के अंदर मचलती रही। एक मछुआरे ने उसे जोर से डंडा मारा और वो मर गई। अपने शिकार को ले मछुआरा वहां से चला गया, जबकि दूसरी मछली अफसोस से देखती रही कि काश उसकी दोस्त थोड़ी समझदार होती। ये लो, और ये भी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं बहादुर हूँ, बहुत बहादुर। गोपी, अब तुम शांत हो जाओ। तुम्हें इतना शोर नहीं मचाना चाहिए। मैं अपनी रक्षा खुद कर रहा हूँ नाना जी। मेरे दुश्मन मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। गोपी गोपी, मेरा प्यारा बातूनी गोपी। गोपी गोपी प्यारा बातूनी गोपी, गोपी गोपी प्यारा बातूनी गोपी। गाना गाओ गोपी, पर दूसरों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना वही हाल होगा जैसा इस कहानी में गाने वाले गधे का हुआ था। गवैया गधा। एक धोबी के पास एक गधा था। गधा बूढ़ा और दुर्बल था। दिन के समय गधे को कपड़ों का भारी बोझ उठाना पड़ता था, पर रात के समय वो जहां चाहे जाने के लिए आजाद था। एक रात गधा एक गीदड़ से मिला और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे एक साथ भोजन की तलाश में निकले। उन्हें पके हुए खीरों से भरा एक खेत मिला और उन्होंने भर पेट खीरे खाए। हर रात वे यही करते और जल्दी ही गधा मोटा तगड़ा हो गया। एक रात भोजन के बाद गधा कुछ अधिक ही खुश हो गया। कितनी सुंदर रात है। पूनम का चांद भी साथ है। मेरा गाने का मन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तुम्हें खुशी हो रही है, पर इतनी रात को गाना अच्छी बात नहीं। हम चोर हैं और अगर किसान ने सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। मुझे अब शांत हो गाना जाओ। गाना है। मुझे गाना गाना ही है। तुम्हें गाना नहीं चाहिए क्योंकि तुम बड़े बेसुरे हो। तुम मेरी प्यारी आवाज से जलते हो। चुप हो जाओ, किसान सुन लेगा, फिर जो होगा वो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। गधे ने बात नहीं मानी और गाने लगा। धीरे धीरे उसका रेंकना बढ़ता गया। गीदड़ ने उससे मिन्नतें की, पर गधे ने नया गाना शुरू कर दिया। गधे को अंतिम बार सावधान करके गीदड़ वहां से भाग गया। गधे का रेंकना और भी तेज होता गया। कैसी आवाज है? कोई गधा चिल्ला रहा है।
ये गधा रात में क्यों चिल्ला रहा है? चलो उसकी अच्छी तरह पिटाई करते हैं। और गाओ, और उन्होंने गाओ। गधे को पकड़कर उसकी जमकर मरम्मत करने के बाद उसके गले में एक भारी पत्थर लटका दिया। किसी तरह गधा वहां से भागा, घिसटता हुआ खेत से निकला और अपने दोस्त गीदड़ से बाहर मिला, जो वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानकर गलती कर दी। गीदड़ ने बेचारे गधे के गले से पत्थर निकालने में उसकी मदद की। फिर एक साथ उस खेत से जितनी दूर उनकी टांगें ले जा सकती थीं, वो दोनों भाग गए। गोपी और उसके नाना जी जल्दी ही उस दुकान में पहुंच गए जहां नाना जी जाना चाहते थे। अंदर कोई है? कोई है? सुनिए, कोई है, कोई है? कोई है, फिर दूसरी बार आवाज आई, कोई है, फिर तीसरी बार सुनाई दी। कोई है, गोपी ने इधर उधर देखा, पर कमरे में किसी को भी ना पाकर उसे आश्चर्य हुआ। नाना जी हंसे और एक पिंजड़े के पास पहुंचे। उसमें एक तोता था। कोई है? कोई है, अचानक गोपी ने एक दूसरी आवाज सुनी। नाना जी ने झुककर एक छोटे से भूरे रंग के डॉगी को उठा लिया। गोपी की आंखें चमकने लगीं। नाना जी ने मेज पर से एक डिब्बा उठाया और मुस्कुराते हुए गोपी को दे दिया। गोपी बेहद खुश था। उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने डिब्बे को खोलकर देखा, उसमें से एक लाल पट्टा बाहर निकला। नाना जी ने गोपी से कहा कि वो डॉगी के गले का पट्टा है जो उसके गले में पहनाना है। इस तरह सब जान जाएंगे कि ये डॉगी गोपी का है। गोपी ने खुशी से चिल्लाकर नाना जी को जकड़ लिया। डॉगी ने भी छोटी सी आवाज निकाली और पीछे पीछे चल पड़ा। गोपी और नाना जी जोर से हंस पड़े। जब नाना जी ने अंदर जाकर दुकानदार से बात कर ली, तो फिर वो सब बाहर निकल आए। डॉगी पीछे पीछे आ रहा था। नाना जी ने सचमुच उसे दुनिया का सबसे खुशनसीब बच्चा बना दिया था। ऐसा नाना जी ही कर सकते थे। पता है नाना जी, मैं इस दुनिया का सबसे खुश बच्चा हूँ। मेरी क्लास के सभी लड़कों को मुझसे जलन होगी। किसी के पास डॉगी नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या मैं राम के घर जाकर अपना डॉगी दिखाऊं? वो पास में ही रहता है। हाँ हाँ, उसे जरूर दिखाओ गोपी। हेलो गोपी, तुम कैसे हो? हे राम, देखो मेरे पास क्या है। मेरा अपना प्यारा डॉगी। वाह, दिखाओ तो, मुझे भी दो। मुझे इसे पकड़ने दो। ये कितना प्यारा डॉगी है। नहीं राम, रुको। इसे मत छुओ। ये मेरा डॉगी है। प्लीज गोपी, दो ना। नहीं 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 गोपी, राम को डॉगी दे दो। नहीं नाना जी, इसे चोट लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा। तुम कितने बदल गए हो गोपी। तुम चीजें बांटना नहीं चाहते। गोपी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो तुम्हारे लिए खुश था और तुमने उसे उदास कर दिया। अच्छे दोस्तों के साथ ऐसा नहीं करते। अब तुम्हारे पास एक डॉगी है तो तुम बदल गए हो। मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सब कुछ बांटना चाहिए। तुम इतनी जल्दी रंग नहीं बदल सकते। रंग बदलना? इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें नीले सियार की कहानी सुनाता हूँ। नीले सियार होते हैं क्या? अब तुम ही तय करो। नीला सियार। एक दिन एक सियार जंगल के बीच में बनी जुलाहे की झोपड़ी पर पहुंचा। उसे एक बड़ा हौज दिखाई दिया। वो बहुत भूखा था। उसे लगा कि वहां शायद कुछ खाना पड़ा हो। पर अफसोस, वहां तो खाने को कुछ भी नहीं था।
बस अजीब सा रंगीन पानी था। वो कपड़ों का रंग था जिसका उपयोग जुलाहा करता था, पर सियार को ये मालूम नहीं था। उसने हौज में झांकने का निश्चय किया और फिसलकर उसी में गिर पड़ा। अपने आप को नीला रंगा हुआ देखकर सियार को बहुत शर्म आई। सियार ने दुखी होकर अपनी परछाई को देखा। ये क्या, जंगल के सारे जानवर मुझ पर हंसेंगे। फिर उसे एक उपाय सूझा। लेकिन अगर मैं दिखावा करूं कि ये रंग तो सिर्फ महान नेता का ही हो सकता है, तो वो सब मुझसे डरेंगे और राजा की तरह मेरा सम्मान करेंगे। सियार ने गर्व से जंगल में प्रवेश किया और दूसरे जानवरों से कहा कि देवराज इंद्र ने स्वयं उसे जानवरों का नेता चुना है। मैं अब इस जंगल का महाराजा हूँ। उसका नीला रंग इसी का प्रतीक है। सियार अपनी नई स्थिति का आनंद उठाने लगा। वो सचमुच बहुत प्रसन्न था। हालांकि सियार को पता था कि वो गलत काम कर रहा है। उसने दूसरे जानवरों पर ये प्रकट नहीं किया। वो बहुत घमंडी हो गया। भालू, बाघ और शेर, अब मैं तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूँ। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। वो सबको बेवकूफ बना रहा है। कह रहे हो तुम? हम बेवकूफ नहीं हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं। वो अपने आप को समझता क्या है? आखिर वो भी तो हमारे जैसा है। चलो हम उसे ढोंग करने का सबक सिखाते हैं। तुम सब मिलकर अब मेरे भोजन की व्यवस्था करोगे। मंत्रणा के दौरान उसने दूर से आती एक सियार की आवाज सुनी। उसे बहुत ही आनंद आया और बिना सोचे वो भी हुआ हुआ करके चिल्लाने लगा। भालू, चीता, शेर और वहां उपस्थित सभी जानवर समझ गए कि ये और कोई नहीं, साधारण सियार है जो उन्हें मूर्ख बना रहा है। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सियार को घेरकर उसका काम तमाम कर दिया। क्योंकि सियार ने उनसे झूठ बोला। हाँ, झूठ बोलना गलत है। और वो सियार इसलिए मरा क्योंकि उसने जंगल के जानवरों से गलत बर्ताव किया, सिर्फ इसलिए कि उसका रंग नीला हो गया था। वो खुद को सबसे ऊंचा समझ रहा था। ये ऐसा ही था जैसे तुम राम से सख्ती से बोल रहे थे क्योंकि अब तुम्हारे पास डॉगी है। सॉरी नाना जी, मैं इसे राम को दूंगा, जैसे मैं अपनी साइकिल देता हूँ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? राम को अपने डॉगी के साथ खिलाने। देखिए नाना जी, इस वृक्ष पर कितनी सुंदर बुलबुल बैठी है। तुम्हें पता है ये कौन सा पेड़ है? नहीं, उस चिड़िया को देखिए नाना जी। ये सुंदर पेड़ गुलमोहर का है, जिसे इंग्लिश में फ्लेम ऑफ जंगल भी कहते हैं। वो, अरे नहीं, वो तो उड़ गई। मैं चाहता था कि आप उसे देखें नाना जी। उस पक्षी को ऐसा लगा कि तुम उस पर हमला करोगे। मैं क्यों ऐसा करूँगा? मुझे उसे डराना नहीं था। मैं तो सिर्फ उसके पास जाना चाहता था। मैं ये जानता हूँ गोपी, पर उस चिड़िया ने तो एक इंसान को आते देखा और वो खुद को बचाने के लिए उस जगह से उड़ गई। उसके अंतर्ज्ञान ने बताया कि अब यहाँ खतरा है, इसीलिए उड़ना बेहतर है। ये सब बातें प्राणी खुद सीख जाते हैं। वो खतरे को पहचान लेते हैं और भाग जाते हैं। एक तरह से हाँ, उन्हें शायद अपनी क्रियाओं का परिणाम मालूम हो जाता है। कहना चाहिए कि ये ऐसी बात है जो ज्यादातर मनुष्यों को भी सीखनी चाहिए। ऐसा क्यों? तुमने कई बार देखा होगा कि लोग कुछ काम बिना सोचे समझे कर जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे श्याम ने उस फुटबॉल मैच में गोल किया और बाद में देखा कि अपने ही गोल में बॉल मार दी है। कितनी बेवकूफी की बात थी ना? ये तो सबसे अच्छा उदाहरण है जिसे मैं भी नहीं सोच पाता। नाना जी क्या हम नाव में बैठे? ठहरो गोपी, रुक जाओ।
ये कितनी बढ़िया नाव है। मैं पैदल भी चलाऊंगा। तुम्हें जल्दबाजी किस बात की है गोपी? और बिना मुझसे कहे तुम जैसे भागे, ये क्या अच्छी बात थी? नाव में बैठते समय तुम्हें चोट लग सकती थी। अरे अरे ये मेरे हाथ से फिसल गया। ये बहुत बड़ा है। हाँ? तुम ये क्या कर रहे हो गोपी? तुम तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। तुम बिना सोचे समझे काम क्यों कर रहे हो? वो सॉरी नाना जी, दरअसल मैं अपनी क्लास में नाव चलाने वाला पहला लड़का बनना चाहता हूँ। तुमने सोचा भी नहीं कि क्या गड़बड़ी हो सकती थी। तुम नाव से गिर सकते थे और जब तुम पतवार निकाल रहे थे तुम डूब भी सकते थे। तुमने अभी तैराकी सीखना शुरू ही किया है। तुम बहुत ज्यादा लापरवाह हो। मुझे तुमसे बड़ी निराशा हुई गोपी। सॉरी नाना जी, मैंने सोचा नहीं। मैं जानता हूँ, कभी कभी कुछ करने से पहले सोचना काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ इस कहानी की तरह जिसमें एक मूर्ख सारस और एक नेवला थे। मूर्ख सारस। एक बार एक घने जंगल में एक बड़े बरगद के पेड़ पर सारस का परिवार रहता था। माँ और उसके बच्चे। माँ को हर रोज उड़कर बाहर जाना पड़ता था और बच्चों के लिए खाना लाना होता था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे बिल में एक दुष्ट सांप रहता था जो हमेशा भोजन ढूंढता रहता था। जब उसने सारस के बच्चों को अकेला देखा, वो जान गया कि वो सब उड़ नहीं सकते, तो वो उन्हें खा गया। जब माँ सारस लौट कर आई तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत दुखी हुई। कुछ महीने बाद उसने फिर कुछ बच्चों को जन्म दिया। उस दुष्ट सांप ने फिर सभी बच्चे खा लिए। माँ सारस इससे बहुत दुखी और नाराज हुई और पड़ोस में रहने वाले केकड़े से मिलने गई। प्यारे केकड़े, मैं तुम्हारे पास बड़ी मुसीबत में आई हूँ। मेरा घर संसार उजड़ गया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वहाँ एक बहुत बड़ा सांप है जो मेरे बच्चों को घोंसले में अकेला पाकर हड़प कर जाता है। वो मेरे बहुत सारे बच्चे खा गया है। खैर, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर सांप को भी भोजन चाहिए। ओ केकड़े, कृपया मेरी मदद करो। तुम्हारे भी तो बच्चे हैं। तुम चुपचाप अपने बच्चों को मारे जाते कैसे देख सकती हो? मेरी मदद करो, मेरा और कोई नहीं है। तो वो आ गया, पर मुझे चुप रहना होगा। अगर मैं बाहर जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा तो वो भाग जाएगा। मैंने तुमसे कहा था ना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। हमें अपनी मूर्खता पर दुख हो रहा है। आप हमारी मदद कीजिए। हम अभी मरना नहीं चाहते। बूढ़े हंस ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसके मन में एक विचार आया। तुम सभी को मैं एक उपाय बताता हूँ। सभी हंसों ने उसकी बात खुशी से मान ली। इंद्रजीत ने निशाना साधकर लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र चलाया। क्षण भर में ही राम, लक्ष्मण एवं भारी मात्रा में वानर सेना अचेत हो गई।